हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएससी मैथ क्यूस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और और हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, और चीज़ें इंप्रूव करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हमारे डेली मिक्स पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 है। हम डेली अपने एक स्टेप सक्सेस मतलब बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करते रहना आपको। और फॉलो करते समय एक चीज़ है, आपको फॉलो करने की याद रखना और प्रायोरिटी में रखना है कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले। बाकी सब एग्ज़ाम और बाकी सब चीज़ें बाद में, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं हर सेशन में चाहूँगा तो मैं आपकी हेल्थ पहले पूछूंगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप फुली फोकस होके चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। और हाँ, हम इस सीरीज़ को डेली फॉलो करना है। इसके बेनिफिट्स आपको क्या दिखेंगे, लास्ट में दिखेंगे। लास्ट में मतलब आप 10 से 15, आप इस सीरीज़ के मतलब 10 से 15 सीरीज़ लेक्चर कर लोगे तब आपको दिखेगा, हाँ, इंप्रूव होती हुई चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो आपको डेली इसको फॉलो करना है और जो भी मैं नोट डाउन करा रहा हूँ उसको अपने पेन कॉपी लेके बैठो और उसको नोट डाउन करो अपने नोट्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल ए बी सी दिया है 90 डिग्री और ए बी 12 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन इट और द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल है जो कि ट्रायंगल एक सर्कल को अंदर इंस्क्राइब किया और एक सर्कल ये इंस्क्राइब किया। पहले देखिए इसकी प्रॉपर्टी मैंने समझिए ये क्या होता है सर्कम इंस्क्राइबिंग और ये चीज़ फिर आपके क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है उसने क्या किया है, सर्कल को क्या किया है, इंस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये अपना ये कौन सा सर्कल, इन सर्कल है, ठीक है। और ये क्या है आपका सर्कम, जो सर्कल है, सर्कल ने किसको इंस्क्राइब किया हुआ है, ट्रायंगल को, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। अब देखिए जो आर होता है, पहले ये देखते चलिए। जो आर होता है इस केस में, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये राइट, ये हम समझिए कि ये आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइट होता है, ठीक है। तो जो जो हमारा इन रेडियस होता है, मतलब इन रेडियस मतलब ये जो अंदर ये सर्कल बना है उसकी रेडियस है, ये आर है, ठीक है। उसी तरह ये देखिए ये जो ये जो इसका डायमीटर है इस वाले सर्कल का, जो सर्कल में स्क्राइब किया हुआ है ट्राइंगल को, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। ये डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये डायमीटर इस ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेनियस है। उसी तरह ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। तो ये देखिए सर्कल का ये तो आर है, तो इसके लिए मैं कैपिटल आर, ये क्या है, रेडियस है किसका, इस सर्कल का, बड़े वाले का, ठीक है। ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है ना। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। यहाँ से भी अगर यहाँ से ये टच है, सॉरी इस ट्रायंगल अच्छे से जॉइंट नहीं है, तो यहाँ से सर्कल खींचेंगे तो ये भी, इसकी भी लेंथ क्या होगी, आर होगी, ठीक है। तो समझिए, तो ये आर की वैल्यू क्या होती है इसमें, आर की वैल्यू होती है हमारी हाइपोटेनस बाय 2, क्योंकि ये हमारा पूरा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, एच होता है। और एच को ये इतना पार्ट ही आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आर की वैल्यू निकल आएगी कैपिटल आर की, ठीक है। उसी तरह आर की वैल्यू क्या होती है इसमें, देखो परपेंडिकुलर लेना है, बेस लेना है, माइनस हाइपोटेनस करना है, अपॉन में 2 करना है। तो ये हमारा इन रेडियस की, इससे मतलब वैल्यू पुट करेंगे पी वी एच का, तो यहाँ से हमें इन रेडियस मिल जाएगा और हम यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। एक चीज़ और समझ लीजिए आप, वो भी समझ लीजिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये हाइपोटेनस आइसोसेलेस दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस में क्या है, ये एच होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये वाली साइड इक्वल होती है, हाँ। तो इसको मान लीजिए कि कितना है, हाँ, तो ये मान लीजिए कि हमारा ये कितना है, हाँ ये 45 है, ये 45 है। ये कितना होता है, √2 होता है, ठीक है। ये √2 होता है। तो आपको यहाँ से सिंपल आपको ये चीज़ याद रखनी कि ये मान लो कि हाइपोटेनियस है और ये दोनों तो इक्वल होते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या निकलेगा, जो एरिया आता है वो क्या होता है, h² / 4 होता है। और जो पेरीमीटर होता है किसका, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का, वो क्या होता है, हाइट √2 + 1। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा अगर आपसे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या था क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन क्या कह रहा था तेरा कि इन रेडियस, मतलब इन रेडियस जो है, मतलब रेडियस इंस्क्राइब है, ठीक है, उसका रेडियस मतलब स्मॉल आर टू द कैपिटल आर, ठीक है। आर मैंने क्या निकाला अभी, पी प्लस पी माइनस एच हाइपोटेन्यूज बाय टू। उसी तरह आर क्या मैंने बताया था कि क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन में टू, ठीक है। तो आप रख दीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्या था, ये 12 था, ये 12 था। तो मैंने बताया ना अभी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल, तो ये 45 45 है, तो ये 1 है, ये 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है। तो ये हमारा कितना होता है, √2 होता है, ठीक है। कुछ आइडेंटिटी है ट्रायंगल का, आपको याद रखना है, स्पेशल ट्रायंगल का, ठीक है, एंगल को। √2 दी, तो 1 की वैल्यू 12 है, तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 √2, ठीक है। तो हमारा यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा यहाँ, 12 √2। चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ रखिए आप। तो पी हमारा कितना है, 12 है, बेस हमारा 12 है, और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, 12 √2 अपॉन में टू, क्या, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो आप, ये वाला, ये वाला, ठीक है। और एच कितना दिया है हमारा, एच हमारा 12 √2। यहाँ से 12 कॉमन निकाल लो, 12 कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, 2 माइनस √2 अपॉन में 12 √2। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारा, 2 माइनस √2 अपॉन में √2, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या वाला है, पहले मैं चेक कर लूँ कि स्ट्रीमिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। चल रही चल रही चल रही है, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये तो नहीं था। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आप याद रख लो ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। अब यही ध्यान रखिए कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 45 कुछ ट्रायंगल हैं जिनके एंगल स्पेशल एंगल ट्रायंगल, उनको याद रखना है, ठीक है। ये 45 दिया है, ये 45 दिया है, तो इनकी ये साइड वाली करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, 1 1, और ये कितनी होती है, √2 होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में है। उसी तरह ये मान लीजिए, इसके भी देखिए, क्योंकि आ जाता है 30 और ये 60 और ये 90, ठीक है। तो इसके सामने क्या है, 2 होता है, 90 डिग्री के साथ जस्ट सामने, 60 के सामने याद रखिए क्या होता है, √3 होता है, और 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। तो हमें किसी की भी साइड दे देगी तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसी भी दे देगा, तो इस चीज़ को आप याद रखना है कि इस स्पेशल ट्रायंगल एंगल को याद रखना है, ठीक है, एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। और आते हैं, और एक और कौन सा था, एक था हाँ 75, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 15, ठीक है। तो इसके सामने होता है √2 हाइपोटेनियस, और 75 के सामने होता है √3 + 1, और 15 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 - 1, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, कि आपको कभी कभार पूछ लेता है साइन 75 की वैल्यू पूछो बताओ, cos 15 की वैल्यू बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई वो नहीं है टिग्नोमेट्री, मतलब इसका फॉर्मूला भी नहीं है, उसका वो निकल भी नहीं सकता, जैसे cos 90 निकाल सकते हैं, cos 180 निकाल सकते हैं, पर इसका 75 आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रेशियो में, मतलब एंगल से निकाल सकते हो ट्रायंगल्स के। और एक है इंपॉर्टेंट, और अगर ये दिया है 120 डिग्री, और आपकी ये दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल हैं, तो मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी यहाँ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 120 मतलब ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो 120 मतलब 60 बचा, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। इनकी साइड क्या होगी, इनका रेशियो 1:1 होगा, और 120 के सामने जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये कितना होगा, √3 होगी यूनिट, ठीक है। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आप जल्दी उस क्वेश्चन आपको यही एंगल ट्रायंगल स्पेशल आएंगे, ठीक है। चलिए मिलने तो यही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज, कितना दिया है, 200 2800, ठीक है। प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग, देखें यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप समझिएगा क्या दिया है, प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का बेस लेना है, ठीक है। जैसे हम प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, सीपी का बेस लेते हैं, पर इसमें बोला है कि एसपी का, एसपी पे प्रॉफिट, ठीक है। तो मान लो कितना दिया है उसने हमको, 20% दिया है, 20% मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 की एसपी थी, मतलब 5 का मतलब 1 के प्रॉफिट होने के बाद 5 की एफसी बन गई, और ये 1 क्या है, प्रॉफिट है, मतलब ये बोले ना प्रॉफिट एज परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब 5 की एसपी, एसपी में 1 का प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो आप यहाँ कायदे से लिख लो, प्रॉफिट 1 यूनिट हो गया, और एसपी हमारा सेलिंग कितना हो गया, एसपी लिख लो डायरेक्ट, कितना हो गया, 5 है। इसका मतलब सेलिंग, मतलब प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग आता है ना, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, देखो प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या होता है,
अब यहाँ फॉर्मूले से देखो, एस पी माइनस सी पी, जब एस पी बड़ा होता है तब तो प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो हमको फ़ायदा होगा, है ना। तो एस पी हमें दिया था 5, सी पी नहीं पता था हमें, और प्रॉफिट हमें 1, तो यहाँ से सी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर चले जाएगा, आपका सी पी आ जाएगा 4, ठीक है। तो या तो आप ऐसे बोल सकते हो सी पी 5 दिया था तो 4, प्रॉफिट कितना एक का, तो ये 4+1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सी पी कितना दिया आपको 2800, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 2800, तो हमें निकालना है किसका है, क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 को 4 से डिवाइड कर दो इंटू 7 चौकट्टे 700, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 700, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म अब क्या बोला है, 2 सर्कल ईच ऑफ रेडियस कितना दिया है, 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस कितना है 36 सेंटीमीटर, और इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों जो मतलब सेम 36 सेम ही त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। मतलब केंद्र से होकर जाता है, मतलब ये वाला जो सर्कल है, पहला वाला सर्कल है, ये दूसरे वाले सर्कल के सेंटर, ये सेंटर है पहले दूसरे वाले का, जो कि सर्कल उससे पास हो रहा है पहला वाला, उसी तरह जो पहले वाले का सेंटर है उसमें से क्या पास हो रहा है, दूसरा वाला सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया आपको, ठीक है ना, तो हम एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द कॉमन लेंथ, कॉमन कॉर्ड ऑफ द, कॉमन कॉर्ड हमारी कौन सी है, ये वाली है, ये अच्छे से बना हुआ है, मैं इसको खींचूँ, ये कॉमन कॉर्ड, ठीक है, इनकी बीच की, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये सर्कल है, सर्कल से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से 36, दोनों के सेम है, यहाँ से यहाँ तक की भी लूँगा तो कितनी आएगी 36, और उनके बीच में ये सेंटर से ये सेंटर जा रहे हैं तो उतनी ही होगी 36, क्योंकि ये सर्कल के लिए तो यहाँ से सर्कल में कोई पॉइंट है, वहाँ से लेकर सेंटर तक क्या है 36 से आएगा। तो ये कैसे ट्रायंगल बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो आपको कुछ चीज़ें इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने पढ़ा चुका है, तो आपको रिवाइज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अब मैं एक बार और बता देता हूँ आपको चीज़ें क्या होती हैं, एक ए है, ये हाइट है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको एरिया याद रखना है, एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपका ए कितनी बार है 3 बार है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं हाइट, हाइट क्या होती है, हाइट कितनी होती है √3/2 ए, ठीक है। फिर उसके बाद इन, अगर मैं इसके अंदर अगर मैं ये बना दूँ इन सर्कल, मतलब सर्कल बना दूँ, तो इसके बाहर भी, तो इसका रेडियस आर, और बड़े वाले का मान लो कि यहाँ से लेकर कैपिटल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर कितना होता है, ये होता है A/2√3 होता है, और अगर एच के साथ रिलेशन क्या होता है, मतलब हाइट ट्राइंगल की h/3 होता है, ठीक है, इन रेडियस का। और मैं कैपिटल आर की बात करूँ, बड़ा मतलब सर्कम स्क्राइब कर रहा है जो बड़े वाले का, उसका क्या होता है A/2√3, और हाइट के साथ क्या है 2h/√3, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए एकदम कंठस्थ दिमाग में, इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, हाइट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, और सर्कम रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए उसने बोला है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड बताना है, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड तो यहाँ तक तो हाइट है, ये दोनों, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करी है, सॉरी ये वाली इंटरसेक्ट करी है, इसलिए तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, मतलब 2 टाइम्स है, मतलब हाइट का 2 टाइम्स निकालना है। तो 2 टाइम्स ऑफ हाइट, पहले हाइट जान लेते हैं, हाइट कितनी बताया मैंने √3/2 ए होती है, तो ए की वैल्यू कितनी है, हमें 36 दी है, तो √3/2 इंटू में 36, ठीक है। और हमको दो हाइट का रूट 2 टाइम्स निकालना था, 2 टाइम्स यहाँ पर 2 से 2 क्या है बचेगा क्या 36√2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3 2 बोल रहा हूँ √3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABC, ए बी और सी ने क्रमवश 2000 मतलब 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 10,000 रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय मतलब इन्वेस्टमेंट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया प्रारंभ में, मतलब स्टार्टिंग में 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपये और निवेश किए, मतलब ए ने 4,000, मतलब उसने 20,000 पहले किए थे, और 5 महीने बाद उसने 4,000 रुपये फिर से निवेश किए, ठीक है। और प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने क्या
8,000 रुपये और निवेश किया, मतलब सी ने पहले कितने किए थे, 10,000 रुपये किए थे, और फिर 8,000 6 महीने बाद फिर और जोड़ के फिर उसने निवेश किया, ठीक है ना। प्रारंभ से 4 महीने, ये कहाँ गया, हाँ, आफ्टर मोर देन, ठीक है, आफ्टर 4 मंथ बी ने कितना विड्रॉ किया है, निकाल लिया। तो बी ने पहले 25,000 मतलब लगा रखा था, कितने साल के लिए, 4 साल तक, तो मतलब 4 महीने तक वही लगाएगा, 4 महीने के बाद चेंज किया, 4 महीने के बाद उसने कितना लगा लिया, हटा लिया, निकाल लिया, मतलब 8,000 रुपये, तो 25 में था 8,000, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में क्या पूछा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ एक्स, इन वॉट रेशियो दे विल शेयर प्रॉफिट। अब पता ना प्रॉफिट, तो हमें ये चीज़ पता है ना कि जो प्रॉफिट होता है कैसे बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया, ठीक है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है किसका, इन्वेस्टमेंट कितना किया, आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और कितने टाइम के लिए किया ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज़, तो पहले ये देखिए कि पहले कितना 20,000 किया ए ने, ए का, बी का, यहाँ मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, एक सेकंड, आप इसको अच्छे से पहले लिख लो, 2 मिनट, बस एक सेकंड, इसको प्रॉपर तरीके से लिख, तो यहाँ यहाँ लिख लो आप। तो प्रॉफिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर लिखिए आप, ए बी सी, यहाँ ए बी सी का इन्वेस्टमेंट लिखिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पहले किसने किया, 20,000 रुपये, ठीक है, और इसने कितना किया, 25,000 रुपये, और सी ने कितना किया, 10,000 रुपये, ये समझ में आया। फिर उसने क्या बोला कि 5 आफ्टर 5 मंथ, मतलब 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपये क्या किए और निवेश किए, मतलब 20,000 तो पहले किए थे, इसका मतलब ए ने पहले 4,000 तक, पहले 20,000 लगाए, उसके बाद प्लस, अब 20,000 में 4,000 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 24,000। अब टोटल साल कितने को था, 12 महीने का, तो 4 महीने के लिए तो 20,000 लगाए, फिर बचा कितने, 8 महीने, 8 महीने के लिए 24,000 रुपये, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ठीक है। उसी तरह बी का निकाल लो, बी ने 25,000 रुपये कितने, बी का यहाँ यहाँ देखो, स्टार्टिंग 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, मतलब ये 4 महीने तक लगाया, आफ्टर 4 महीने के बाद उसने बी ने विदड्रॉ कर लिया कितना, 8,000 रुपये, तो 25 में तो 8,000 रुपये आप निकाल लोगे तो बचेगा इतना, बचेगा 8, ये 17, 17,000, 17,000 बचा। और अब कितने महीने बचे, चार तो ये, ठीक है, उसने 5 मंथ बाद, अरे सॉरी, ये 5 लिख लेना, ए ने यहाँ 5 महीने के बाद लगाया, ठीक है ना, 5 महीने तक 20,000 चलेगा, फिर 5 महीने के बाद कितना महीना बचा, 7, 5, 12, तो ये 7 है, 7 लिख लेना, ठीक है। उसी तरह 4 महीने के लिए ये लगाया तो बचे कितने, 8 महीने के लिए 17,000 रुपये लगाया बी ने, ठीक है। 10,000 रुपये सी का, देखिए सी का क्या बोला, आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के लिए तो ये लगाया, तो इंटू 6 कर लेना, 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के बाद उसने क्या किया कि 8,000 रुपये और जोड़ दिया, तो 10 में 8,000 जोड़ दिए तो मतलब 18,000, इंटू में कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम का, मैंने डायरेक्ट इंटू कर दिया, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ से 3 जीरो निकाल के, यहाँ 3 जीरो निकाल के ये काट सकते हो, ये सारे 3 जीरो पहले निकाल के, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। अब यहाँ से आप देखो, इसको पहले आप लिख लो, 20 × 5 प्लस 24 × 7, ठीक है, ये ए का था, 25 × 4 प्लस 17 × 8, ये बी का हो गया रेशियो, 10 × 6 और 18 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए, और कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है ना, यहाँ से 4, यहाँ से 4 निकल सकता है, यहाँ से 4, यहाँ से भी 4 निकल सकता है, तो यहाँ से काट दो, 4 5 जा, 4 6 जा, तो ये 5 × 25, और 25 प्लस कितना, ये 7 × 42, ये हो जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो 25 बचेगा, और क्या बचेगा, यहाँ 4 दूनी 7, 4 दूनी 34, यहाँ 34, अब यहाँ से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 15, और प्लस यहाँ से 9 गया 27, ठीक है, यहाँ से 2, 9 3 27, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 27, ऐड कर लो इनको, 5 2 7, 4 2 6, 4 5 9, 3 2 5, ठीक है, और 5 7 5 12, 2 ये 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकाला, इन्वेस्टमेंट और कितने महीने के लिए, हम मैंने पूरा लिख दिया, इसके बाद जो ये रेशो आया क्या आया, हमारा प्रॉफिट कितना है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।
ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ये जो 20,000 रुपये है उसने 5 महीने के लिए पहले इन्वेस्ट किया, फिर 5 महीने के बाद उसने 4,000 रुपये जोड़ दिया। तो 4,000 रुपये ए ने जोड़ दिया तो उसका 24,000 इन्वेस्टमेंट किया। कितने साल में, कितने, 5 महीने के लिए तो कर दिया, तो बच्चे कितने, 7 महीने, 7 महीने के लिए 24,000। उसके बाद बी ने क्या किया, 25,000 रुपये 4 महीने के लिए किया, फिर 4 महीने के बाद उसने क्या 8,000 रुपये निकाल लिए। 8,000 रुपये निकाल लिए तो उसने कितने बचे, 17,000। 17,000 को ही लगाया उसने 8 महीने के लिए, बचे हुए महीने के लिए। फिर उसके बाद सी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था 6 महीने के लिए पहले, फिर उसके बाद उसने 8,000 रुपये और जोड़े उसमें 10,000 में से, तो 18,000 रुपये उसने इसने 6 महीने के लिए और लगाया। ठीक है, 6 महीने के लिए लगाया, तो फिर इनके बाद इनको ऐड करके आपका जो प्रॉफिट का है उसका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि विच फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट, मतलब सबसे छोटा बताना है। तो सोचा छोटा बताने के लिए अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंपेरिजन करना है। ये करिए, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है एग्जाम पे। आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12×5 = 60, इसके ऊपर 60 लिख लो, इसके ऊपर 77 लिख लो। देख लो छोटा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये छोटा है इससे। अब ये देख लो, ये छोटा होगा। अब ये देख लो कि और किससे छोटा है, इससे तो छोटा हो गया। 5/11 को कंपेयर करो। ठीक है, सबसे लीस्ट ही फाइंड करना है ना। अब 7/12 से तो हमको पता चला छोटा है। अब 8/13 से चेक करो, इससे, इस वाले से चेक करो, इससे भी चेक करना है। ठीक है, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 13×5 = 65 और 11×8 = 88। ठीक है, 65 और 80 कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इसका मतलब अभी भी ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब अभी भी ये क्या है, छोटा है, 5/11। अब लास्ट क्या बचा, किसके साथ चेक करने को, 9/17 से। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, 5 17×5 = 85 और ये 11×9 = 99। तो ये वाला बड़ा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब 5/11 अभी भी हमारा क्या है, छोटा है। सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 5/11। ठीक है, तो आप ऐसे कंपैरिजन करते जाओ और क्रॉस करके देख लो मल्टीप्लिकेशन, जिसके ऊपर अगर बड़ा वाला है उसको निकालते चलो, और मतलब छोटा है उसको फिर कंपैरिजन करते चलो कि ये और किससे छोटा हो सकता है। ठीक है, समझ में है आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म ये सिंप्लीफिकेशन का इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ऐसे सीरीज टाइप का। आपको मैं प्री और मेन का दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ, ताकि ठीक है आप दोनों के लिए प्रिपेयर होके चलो। ठीक है, ठीक है, आपको प्री बस के लिए प्रिपेयर नहीं होना। प्री क्वालिफाई करके आप क्या करोगे, जब तक मेंस आपको प्रॉपर एक सिलेक्शन लेना है। हमने सिलेक्शन की तैयारी करना है, ना कि हमको बस क्वालिफाई करना है। ठीक है, हमने सिलेक्शन लेना है और चीज़ें अच्छे से सारी कवर करनी है। तो ये दिया है, पहले यहाँ से 99 को कॉमन निकालो। अपन इसको कैसे ले सकते हैं, 11/99 प्लस उसी तरह 19 प्लस 13/99 प्लस 19 प्लस 15/99। ठीक है, उसके बाद 99 और प्लस 67/99। हाँ, इसको डॉट लगा लेना, मैं इधर डॉट 99 प्लस 67/99। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ। ये देखिए कहाँ से 11 से हम कहाँ तक जाए, 61 तक, 67 तक। पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, तो 99 कॉमन निकालो, यह 99 ये सब, ये मतलब ये कितने होंगे, कितनी बार होगा, ये 11 से चला हुआ है। ठीक है, तो हमें एन पहले निकालना पड़ेगा। तो एन क्या होगा हमारा, एन कैसे निकालते हैं, तो लास्ट क्या है, 11 से गया है, फिर 11, फिर 15 आए, फिर 13, ये क्या है, सॉरी ये 13 है, ये 15 है। तो कितने का गैप दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 2 का गैप है, उस तरह 2 का। तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने ये लिख लिया, अपॉन में इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 11 से 13 2 का, फिर 13 से 15 2 का, कितना 2 का डिफरेंस, फिर लास्ट में ऐड कर देना, इससे हमारे क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म के लास्ट कितना दिया है, 67 है। अपन को नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो 60 इसी का रेफरेंस लेके निकालना पड़ेगा। और पहला कितना है, 11। ठीक है, और डिफरेंस कितना है सब में, 2 का प्लस 1। यहाँ आप डी लिख लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला में मैंने 2 लिख दिया, डी लिख लेना, डिफरेंस कितना है, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर में उसका डिफरेंस तो एक ही होता है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 67 माइनस ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा अपॉन में 2। तो कितना हो जाएगा, ये 28 प्लस 22, हाँ 7, हाँ कितना, 3 दूनी 6, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा आपका एन। एन की वैल्यू 29 आ गई, तो इसका मतलब 99 है, जो कितनी बार आया होगा, 29
29 वायर, अच्छे से लिखता हूँ, मिटा दूँ। तो 99 कितनी बार आया वो? 29 बार, ठीक है। उसके बाद बचा क्या हमारा? ये बचा, ये टर्म बची। तो 1/99 कॉमन निकालो, बचेगा क्या? 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस, ये आपको सीरीज टर्म दिख रही है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है? दो का। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स तो बता दिया आपको। अब इनका सम कितना होगा इन पूरे का? तो सम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एन टर्म तो कैसे निकालते हैं? n/2 a प्लस एल। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए हो तो हमारा n कितना आया था? 29, और हमारा a कितना है? 11 है, और l कितना है? 67 है। तो ऐड कर लो इनको, 29/2, और इंटू में 6, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना? 2 3 जा, एक बचा, 9 जा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई पूरे का? अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख लेता हूँ। 99 इंटू 29 प्लस 1/99 इंटू में कितना आया हमारा? 29, ये वाला। तो मैं रेड पेन कर लूँ। ये ये सम ऑफ टर्म आया, कितना आया? 29 इंटू में 39, ठीक है। 29 कॉमन निकाल लो तो कितना बचा? 99 प्लस, अब इसको काट लो आप। 29 आपने कॉमन निकाल लिया, इसको काट लो। 3 1 जा 3, 3 3 जा, ये 3 3 जा 3 3 जा, ठीक है। तो 13/33, ठीक है। आप इसको 33 को इंटू कर लो ऑफ 19 के साथ, 19 के साथ 3 के साथ इसका इंटू करो तो कितना आ जाएगा आपका? ये पूरा 29 27 27, ये दो 3 2 3 2 6 7 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 6 7, ठीक, 29 27, हाँ। तो 29, और कितना आ जाएगा? 3 2 6 7 प्लस में 13 अपॉन में कितना आ जाएगा? 33। 29 है, नहीं आएगा ना? 13 1 जा 13, हाँ, इतनी आएगा। चलिए इसको ऐड कर लिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 1 7, 7 3 10, 6, एक कैरी हो जाएगा, तो 6 2 8, फिर उसके बाद 2 3, ठीक है। इंटू में अपने अभी क्या है? 33 है। अब 29 का इंटू करो, तो 29 को 3 2 8 के साथ कैसे इंटू करोगे? तो आप एक काम करो, 29 को क्या लिख सकते हो? 30 माइनस 1 लिखो लो, और 3280 को इंटू करो तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0, कितना हो जाएगा? 8 3 24, 3 दूनी 6, 24, तो 8, और 3 3 का 9 9, ठीक है। इतना आ गया। अब इसमें से 3280 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 0, ये 8 में 8 बचेगा, ये 10 में 8 के 2 बचेगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना? 98400, उसमें से 3280 को माइनस करो, कितना बचेगा? ये दो, ये कितना आ गया? एक आ गया, ये इधर 8, 5 आ गया, इधर 9 आ गया। तो कितनी वैल्यू आ गई? 95120 अपॉन में 33। अब देख लीजिए ना, 33 सब में बेस था, इसलिए मैंने आगे नहीं सॉल्व किया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सीरीज का क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी क्या दिया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब विद द ट्रायंगल? ये तो अभी जस्ट करवाया, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी मैंने बताया था आपको। ये क्या दिया? एरिया दिया है। एरिया क्या होता है मैंने बताया था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बताइए क्या होता है एरिया? √3/4 ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल दी है? 36 इंटू √3, और 36 इंटू 4 स्क्वायर लिख लो कायदे से। 36 √3, √3 से √3 गया, ए स्क्वायर। 36 इंटू में 4, स्क्वायर रूट लगा दो। 36 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 6 और 2 आ जाएगा, तो 6 दूनी 12। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर, जिसमें भी दिया हो, नहीं दिया, हाँ। तो कितना आ गया? ए की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ सर्कम स्क्राइबिंग द ट्राइंगल। सर्कम स्क्राइबिंग मतलब इसके ऊपर सर्कल है, तो हमें निकालना है कैपिटल आर की वैल्यू। और कैपिटल आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अभी बताया आपको, कैसे निकालते हैं बताइए? ये होता है a/√3, ठीक है। ये कितना देगा? 12 दिया है, नीचे √3, तो √3 से अब रैशनलाइज कर लो, कितना हो जाएगा?
ये 12√3/3, तो 3 से कटेगा 4, तो कितना आ जाएगा 4√3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी के क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम, कितनी भाज्य संख्या है इसके बीच में बतानी है 53 से 97 के बीच में। तो पहली चीज़ देखिए कि फ्रॉम बोला है कि बिटवीन बोला है, तो फ्रॉम बोला है, फ्रॉम मतलब 50, इनको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इनको इंक्लूड करने के बाद 97 टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं बोलूँ कितनी नंबर है 53 से 97 नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो आप क्या बोलोगे। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में से पहले वाले को माइनस करना है, और अगर बोलेगा फ्रॉम, दोनों को इंक्लूड करना है, साथ ही साथ में क्या कर देना है, एक +1 कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमको इन दोनों को इंक्लूड करके। अगर बोलेगा बिटवीन, बिटवीन के लिए क्या करना है, लास्ट -a और माइनस में क्या कर देना, -1 कर देना। ठीक है, और अपन ने बताया था आपको डी निकालने के लिए, तो चलिए इसको ध्यान में बच्चे। ये पूछा कंपोजिट नंबर, तो पहले ही आपको ये देखिए कि हम अगर 53 से 97 के बीच में अगर प्राइम नंबर निकाल लें, कंपोजिट ये तो कंपोजिट होंगे या तो प्राइम होंगे, तो हम प्राइम नंबर निकालें, क्योंकि प्राइम नंबर इजीली काउंट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें कंपोजिट नंबर सारे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्राइम नंबर आपको याद होनी चाहिए पहली चीज़, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 50 कितनी होती है आपको याद रखनी है, मैं यहाँ नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं बस 53 से 97 के बीच में कितनी है वो लिखूंगा। ठीक है, हम्म, तो आप ये बताइए, हाँ कितना हो गया 53, तो कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है, 15 वैल्यू होती है। आप काउंट करना, किस कहाँ से स्टार्ट करोगे, इवन प्राइम से। अरे क्या कर दिया ये इधर, देखिए, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 3 गया, 5 गया, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा प्राइम नंबर। ठीक है, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर क्या आएगा, 23 आएगा, 50 तक जाना है आपको, निकालते रहिए। और क्या आएगा, 24, 25, 26, 29 आएगा, फिर उसके बाद 31 आएगा, फिर 33, 35, 34, 37। ठीक है, उसी तरह से आपको निकालते जाना है, 37, 38, फिर 40, 41, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा, हाँ, 48, 49, 50। तो ये आ जाएंगे 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 150 कितनी होती है, 15 होती हैं। उसी तरह 50 से अगर मैं 100 तक की बात करूँ, तो 100 तक की कितनी होती है, 10 होती हैं। अभी काउंट करके बताता हूँ। ये 53 होती है, उसके बाद होती है 59 होती है शायद, हाँ 61 होती है, फिर 67 होती है, 71 होती है, 73 होती है, और 79 होती है, 83 होती है, और 89, और 97, 97 की है। टोटल काउंट कर लो, फ्रॉम इसको भी इंक्लूड करना है, 1, 2, ठीक है, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि 10 है। ठीक है, अब टोटल नंबर कितने हैं 53 से 97, तो अभी मैंने बताया कि 97 माइनस कर लो 53 और एक जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये, 9, ये 97 कितना हो जाएगा, ये 4, और कितना ये 4 +1, कुछ गड़बड़ किया गया, 7 में 3 का 4, 9, 5 का 4 गया। ठीक है, 44 हो गया, और एक 45। ठीक है, 45 हो गया हमारे कितने टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना आ गया, टोटल नंबर हमारा कितना आ गया, 45 आ गया, और हमारा इसमें से वो प्राइम नंबर कितने हो गए, 10 हो गए। तो हमारा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर दो किसको, प्राइम नंबर को, टोटल जितने हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35। तो 35 हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर होंगे किसके बीच में, 53 से लेकर 97 के बीच में। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ 8%। 8% के हिसाब से कितना दिया है फॉर 2 ईयर, मतलब उसने दिया है, CI दिया है 8%, 2 साल के लिए। उसका जो CI बना है कितना, CI कितना बना है 6651। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, मतलब सेम रेट, मतलब 8% के हिसाब से 2 महीने के लिए, मतलब
इसके लिए तो डायरेक्ट हम बोलेंगे 16%। तो चलिए पहले आप कुछ CI परसेंट जान लीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने ही रखने हैं, मस्ट है। ठीक है, ताकि आप इजीली उसको डायरेक्ट लगा पाओ। अगर आपको अगर 8% इस टाइप के आए, ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको 20% 10% आए तो आप डायरेक्ट रेशियो से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। पर 8% आ जाता है तो हमको कुछ CI परसेंट याद रखनी ज़रूरी है। वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ लिख लीजिए आप CI परसेंट। ठीक है, 2 का 3 का भी लिखवा लेता हूँ, आप यहाँ डाल दो 2 ईयर का, 3 ईयर का और 4 ईयर का। ठीक है, 2 3 इसको याद रखो, 2 3 ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 का याद रखो, 8 का याद रख, 7 का भी याद रख लो। मतलब कुछ चीज़ें हैं, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ 8। और फिर मेन दो दो हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जिनका याद रखना ही रखना है, 10% और इसका 20% का, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इनके CI परसेंट आपको याद करना ही करना है। ठीक है, 2% के लिए 2 साल के लिए कितना बन जाता है, ये परसेंट है, ये परसेंट है, ये परसेंट। 2 साल के लिए CI परसेंट कितना बन जाता है, आप कुछ नहीं करना है, 4 का 2 का पावर 2 2 जा 4 होता है, यहाँ भी चलते जाना है। ठीक है, उसी तरह टी का कितना बनेगा 2 साल के लिए 6.09। ठीक है, उसी तरह 4 का कितना बनेगा 8.16। 5 का कितना बनेगा 10 पॉइंट, ये क्या हो गया, 10 का कितना बनेगा 10.25% 2 साल के लिए। ठीक है, 6 का उसी तरह क्या बनेगा, कितना हो जाता है 12.36%। ठीक है, 7 का कितना बनेगा 14.49%। ठीक है, और 8 का कितना बनेगा 16.64%। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा, ये वाला, इसको मैं कौन सा कर रहे थे हम, ये वाला ना, इसको ब्लैक पेन ले लूँ। ठीक है, हाँ, 10% का 2 साल का CI कितना बन जाता है 21%। और 20% कितना बन जाता है 44%। ठीक है, तो आपको अभी हमको ये वाला यूज़ करना है। उसी तरह 3 साल के लिए आपको 10% का भी याद करना है, कितना हो जाता है 30, कितना हो जाता है 33.1%। और 20% के लिए 3 साल का कितना बन जाता है CI, ये बन जाता है 72 पॉइंट, ये क्या हो रहा है 8%। ठीक है, आपको इतना याद रखना है अभी तो। ठीक है, फिलहाल आपको ये सारे CI परसेंट याद रखना ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो मैंने बताया कि अभी 8 साल 8%, 2 साल के लिए CI कितना बन जाता है, CI CI परसेंट कितना बनता है 16.64%। आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, तो इसका मतलब 16.64% की वैल्यू दी है मुझे कितनी, क्योंकि ये CI बना ना, इसी की वैल्यू है 6। तो मुझे क्या निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन द सेम सम, सेम सेम रेट ऑफ 2 साल के लिए। ठीक है, इसका मतलब 8% निकालना है, SI जो निकालना है, SI परसेंट जो होगा 8%, 2 साल के लिए कितना हो जाता है 16%। तो 16% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब 16% की वैल्यू निकालनी है, तो 6656 अपॉन में 16.64 इंटू में 16। तो आप काट लो इसका जीरो यहाँ लगा दो, ये कितना से जा रहा है देखो, 4 से 16 चौको 4 के करीब है, 4 से डायरेक्ट इंटू कर लो, कितना हो जाएगा 400 इंटू में 16। तो 16 चौको 64, तो 6400 हमारा जाएगा, SI बन जाएगा कितना 8%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो हमारा SI क्या आ जाएगा 64, ये। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। क्या बोला था कि 8% 2 साल के लिए CI हमको दिया गया कितना 6656। तो 8% 2 साल के लिए CI कितना होता है 16.84। आपको ये वैल्यू याद करनी है, आप मस्ट है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, और इसको आपको रिवाइज करनी है, या तो आप एक पेपर में लेके अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो उसको चिपका लो। ठीक है, तो डायरेक्ट इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो 16 इसकी वैल्यू कितनी दिए थे 16%, 16.64 की इतनी दी है, तो हमें 16% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये SI परसेंट है कितना 8 साल 8% 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अलजेब्रा की जो कि आपको याद होनी चाहिए, देखते हैं। पहले इसको आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, इस पे आइए। तो आइडेंटिटी याद करने से पहले आपको कुछ, इसको मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। अलजेब्रा के कुछ आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले ये याद रखिए कि अगर
एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू का आपको रूट टू दी जाती है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन होती हैं, तो पहली कि एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। और साथ ही साथ में क्या है होता है, एक्स बाय एक्स पावर फोर प्लस वन इसकल टू क्या होता है, जीरो। तो इससे क्या इम्प्लीमेंट होता है कि एक्स की पावर फोर की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, माइनस वन। समझ में आए, तो हमें क्या है, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर प्लस माइनस रूट टू दिया है, तो पहली चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जीरो होगी। एक्स पावर फोर प्लस वन इसकल टू जीरो होगा, और एक्स पावर फोर इसकल टू माइनस वन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पहले रेड ले लूँ, ठीक है। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी याद रखिए जो हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। प्लस माइनस अगर रूट थ्री दिया है हमें, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर प्लस माइनस रूट थ्री दी है, तब आपको क्या करना है, सेम ये चीज़ कि जो आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब है, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। और एक्स पावर सिक्स प्लस वन इजकल टू जीरो, ये इंप्लीमेंट करेगा। और साथ ही साथ में क्या होगा, एक्स प्लस सिक्स टू माइनस वन, इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने को आता है। तो आपको याद रखना है कि अगर ये दिया है तो आप उनको ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी, ये चीज़ आएंगी उसके साथ ही में, ठीक है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ है, इफ़ लिख लेना, इफ़ ठीक है, इसमें भी इफ़। अब आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी में, अगर दिया है कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर टू है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इक्वल टू क्या है, वन है। उसी तरह अगर एक्स की वैल्यू कैसे, अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन रखोगे, यहाँ पर वन रखोगे, क्या बनेगा, टू बनेगा, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू है, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, क्योंकि माइनस वन रखोगे, माइनस वन यहाँ रखोगे तभी माइनस टू बनेगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ लिख लेना, ठीक है, कंडीशन दी है ये, ठीक है। उसके बाद अगर दिया है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है, तो क्या होता है, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। उसी तरह जब प्लस है तो ये माइनस वन आएगा, और उसी तरह जब माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, प्लस वन आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब की वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आइडेंटिटी दिखती नहीं है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, पर आप क्वेश्चन के साथ जब आप करना सीखोगे तब आपके लिए ईजी हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर मतलब हाँ कि का होल स्क्वायर दिया है, इसकल टू थ्री दिया है, तो स्क्वायर रूट लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। अभी मैंने बताया इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ये इम्प्लीमेंट क्या करता है कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होता है, जीरो होता है, और क्या बताया था, एक्स पावर सिक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन होता है। सिंपल, हमको क्या निकालना है, क्या ये निकालना है। तो एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो क्या होगी बताइए, तो माइनस वन प्लस वन अपॉन में माइनस वन, कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए जो मैंने आपको अभी बताया है, ये अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर प्लस माइनस रूट टू दिया है तो एक्स की पावर फोर इक्वल टू माइनस वन। उसी तरह एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर प्लस माइनस रूट थ्री दी है तो एक्स पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन। ये सारे तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये ठीक है। एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू दिया है तो एक्स इक्वल टू वन लेना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस टू दिया है तो आप क्या इंप्लीमेंट करेगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। उसी तरह अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन दिया है तो मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन आएगा, प्लस है तो माइनस वन आएगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर माइनस वन है तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, वन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओ ए बी सी इज कोऑर्डिनेटर, ठीक है, और जीरो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब हम सर्कल बना लेते हैं पहले, सर्कल हमने बनाया है कि नहीं बनाया, इसके लिए नहीं बनाया, चलिए बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल है जिसमें बोल रहा है कि वो ओ क्या है हमारा, वो है, और इसने बोला है कि O A B C कोऑर्डिनेटर, इसका मतलब हम ए यहाँ ले लेते हैं, बी को भी यहीं कहीं ले लेते हैं, और सी को भी। तो ये कोऑर्डिनेटर बना लो आप, यहाँ से ए, यहाँ से बी को जोड़ लो, सी को जोड़ लो ओ से, और यहाँ से सी को जोड़ लिया, तो ये कोऑर्डिनेटर बन गया ना, O A B C, ठीक है।
और ये सारे पॉइंट जो एबीसी हैं पॉइंट सर्कल पे, हाँ हमने बना लिया। और डी वृत्त, और एबीसी कितना दिया हमें, हमको ये एंगल दिया कितना, 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 दिया है। अब क्या निकालना है, डी इज द पॉइंट ऑन अ सर्कल सच दैट ए डी इज डायमीटर, और व्हाट इज द मेजर ऑफ ए डी सी और ओ सी ए। ठीक है, तो इसने क्या बोला, डी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल सच दैट ए डी इज डायमीटर, मतलब ये तो यहाँ है, अगर मैं इसी लाइन को बढ़ा दूँ, एक्सटेंड कर दूँ, पॉइंट यहाँ डी है, तो ये हमारा क्या है, डायमीटर है। ठीक है, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये अगर हमारा सर्कल है और ये डायमीटर है, तो यहाँ से हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं और सर्कल किसी पॉइंट पर टच होता है, तो वहाँ से जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में देखो, इसको मैं अच्छे से डायग्राम बना लूँ तो थोड़ा क्लियर दिखे मैं। ये था हमारा, ए से डी बना लो, और ए था यहाँ कहीं, बी था, और यहाँ कहीं सी था। ठीक है, और ये ओ है, तो ए से बी, बी से सी, और ये क्वाड्रिलेटरल था हमारा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ये डायमीटर है, ये वाली। ठीक है, तो डायमीटर, अब मैं थोड़ा ब्लैक पेन ले लेता हूँ। डायमीटर है, तो डायमीटर से हम ट्रायंगल खींचे, ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो आपको पता है ये 120 दिया हुआ है, तो 120 दिया है, तो आपको पता है, ये भी चीज़ पता होगी कि सेंटर से जो एंगल बनता है और ये ऊपर, तो ये एंगल डबल होता है इससे। ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 240। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये एंगल 120 है, ये 240 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा डिग्री, 120 डिग्री। आप टू इसको निकाल लीजिए, रिफ्लेक्स एंगल 360 से माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। आपको पता है कि अब जी वाली साइड, अब मैं हाईलाइट कर दूँ इससे, हाईलाइटर से। अब ये देखिए, ये सेंटर है, सेंटर से सर यहाँ किसी पॉइंट की दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होंगी, सेम होंगी, सेम होंगी ना, क्योंकि रेडियस है, इक्वल डिस्टेंस है। तो हाईलाइटर हटा दूँ मैं, हाँ, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है आपस में, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये एंगल होगा तो 120 तो यहाँ हो गया, 120 बचा, तो ट्रायंगल का सम, एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो 120 गया तो 60 बचा, 60 को दोनों में इक्वल इक्वल बांटना है, तो 30 30 हो जाएगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि अगर दो साइड्स हैं, ये एंगल है 120, ये दोनों साइड से इक्वल हैं, तो ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, थीटा थीटा। अब ये 120 दिया है, तो बचा कितना, 60, तो 60 थीटा थीटा में बटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 30, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि ए डी सी, ए डी सी कहाँ है, ये है, तो ए डी सी क्या होगा, हमें ये दिया कि 120 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब मैंने बताया था ना कि सर्कल से सेंटर, यहाँ जो 2 थीटा होता है किसका, यहाँ एंगल जो बनता है थीटा का, उसी तरह यहाँ 120 था, तो यहाँ कितना बनेगा, 30 होगा, तो ये वाला एंगल बताना है कितना, ए डी सी हमको मिल गया, कितना दिया है, 60 डिग्री। और हमें ओ सी ए, ओ सी ए कहाँ है, ओ सी ए, ठीक है, ये ए है, ओ सी ए कितना है, 30 प्लस 30, तो इसकल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपको ये रिमेंबर करनी है। ठीक है, तो चलिए, आप क्या बोला कि डांस क्लास में पहुंचने के लिए नीलम 5 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की गति से चलती है और 10 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह एक अपनी गति 1 किलोमीटर पर बढ़ा देती है, तो वह 15 मिनट पहले पहुंचती है। तो अपने घर से अपने गंतव्य तक उसने कितनी दूरी तय की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, तो मान लेते हैं ये ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल टाइम है, ये वाला टाइम है। तो जब वो 5 किलोमीटर पर आवर के पहले जो T1 स्पीड है, स्पीड है S2, यहाँ लिख लेता हूँ, 5 की स्पीड से चल रही थी, तो उसको कितना टाइम लेट लग रहा था, 10 मिनट, मतलब ओरिजिनल टाइम से 10 मिनट लेट पहुँच रही थी। अब उसने क्या किया, इंक्रीज हर स्पीड बाय
टू नहीं बोला है उसने, टू बोला होता तो ये ठीक है, बोला है क्या कि वन, तो वन से बाय वन से इंक्रीज किया, मतलब 5 से उसने क्या कर लिया, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, इसकी बढ़ गई है, 5 से 6 हो गई है। ठीक है, अब क्या है, ये तो स्पीड है, स्पीड का रेशियो। इसका मतलब अब वो डिस्टेंस तो सेम कर रही है, मतलब डांस क्लास से वो अपने घर जा रही है, वो घर से डांस क्लास, मतलब डांस क्लास से घर ही है ना पहुंचने में, उसी उसी का डिस्टेंस बताना है। अब डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रही है, चाहे वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर के हिसाब से कितने मिनट में देर पहुंचे, पर वो डिस्टेंस तो सेम कवर कर रही है, तो हमारा डिस्टेंस तो सेम है। तो हमें पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, पहले ये ध्यान रखिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अगर डी कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस, मैं सीधा सीधा लिखूं, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड और वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अगर S1, S1 इस लिखो, S1 और T1 इक्वल टू S2 T2, तो S1 अपॉन में S2 इक्वल टू T2 अपॉन में T1। देखो इनका रिवर्स हो गया ना, T2 अपॉन T1 हो गया, इसमें T1 अपॉन T2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप, कायदे से लिख लिया ताकि आपको चीज़ें याद रहें। इसको मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ। हाँ देखिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल टू पहले क्या होता है, पहले ये लिख लीजिए, स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, इसका मतलब एस और टाइम क्या होंगे, कांस्टेंट। ये तो चीज़ कांस्टेंट है, या तो इसका रेसिप्रो मतलब इसका जो भी होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, टाइम होगा, टाइम जो भी होगा इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको लिख लो, पहले कितना था, S1 S2 था, S1 T1 था टाइम, और स्पीड कितना था, T1 था। उसी तरह फिर दूसरी बार में क्या लग रहा था, S2 T2 टाइम लग रहा था, S1 अपॉन S2 और T2 अपॉन क्या हो जाएगा, T1। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो स्पीड ये लग रही थी S1 S2, तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 रेशियो कितना हो जाता, 5 हो जाता। आप ऐसे लिख लो, चाहे S1 अपॉन S2 लिखो, कितना था, 5/6, तो T2 अपॉन T1 ये होगा, पर हमको चाहिए क्या, T1 अपॉन T2 चाहिए, क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गई, अब पहले कुछ चीज़ मैं इरेज कर दूँ, ये चीज़ मैंने हटा दी। अब ये देखिए, अब पहले जब वो 10 मिनट ओरिजिनल टाइम, जब वो 5 किलोमीटर के मतलब स्पीड से जा रहा था, 10 10 मिनट उसको क्या लग रहा था, लेट पहुंच रहा था। ठीक है, जब वो 6 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा था, तो उसको कितना जल्दी टाइम, मतलब मतलब जो टाइम है उससे 15 मिनट पहले पहुंच रहा था, मतलब 15 मिनट ये पहले पहुंच रहा था ओरिजिनल टाइम से। टोटल कितना टाइम लगा, मतलब इनका पूरा डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 मिनट लगा। मतलब टोटल आप काउंट करो, 15 -15 से आप 10 तक आओ, -15 -14, फिर आप आओगे 0, फिर 0 1 2, तो टोटल कितना लगा, 25 मिनट लगा। 25 मिनट को मैं, देखो आंसर हमें किलोमीटर उसमें निकालना है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ इसमें आवर में, तो 25 25 ये 5/12। ठीक है, 5/12। तब यहाँ से आप किसी की भी स्पीड लगा लो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है, चाहे वो S2 की स्पीड से, या ये 5 इस जाएगा तो मैं 6, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड हमारे, मान लो S2 की स्पीड 6 ले लिया, और S2 मतलब T2 कितना लग रहा था, 5 लग रहा था, और हमारी टाइम की वैल्यू कितनी आई है, 5 बटे कितना हो गया, कितना, 5/12। ठीक है, 5/12 5 यूनिट की, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक एक की वैल्यू कितनी है, 5/12, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5/12। ठीक है, इतना ही चेंज लगा ना, क्योंकि चेंज कितना है, चेंज इन टाइम कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट थी, 25 मिनट को हमने आवर में चेंज किया, इसको आवर में लिख लो, तो कितना हो गया, 5/12, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 5/12। ठीक है, तो आप इंटू कर लो इनको, 6 दूनी 12, 25/2, तो कितना हो जाएगा, 12.5 किलोमीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस है उसकी डांस क्लास से घर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है।
क्या बोला है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द समुद्र तल से 25 मीटर ऊपर स्थित एक लाइट हाउस है। इस सीट से देखने पर सीधे उसकी ओर आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण कितना है, 30 है, और 45 हो जाता है। ठीक है, तो बताना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। देखिएगा, आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट एंगल तो मैंने बता दिया है। ठीक है, आप ये भी याद रखो कुछ, ताकि आपको ईजिली सॉल्व हो जाए। तो मैंने कुछ चीज़ लेके आई हैं आपके लिए। जैसे ये मान लो कि ये 45 एंगल है, कितना है ये, 30 है, तो इनकी कुछ याद रखो आप। ये हाइट है, कैसे निकालते हैं हम इसको, जब हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा कंप्लीट टॉपिक लाऊंगा तब आप चेक देखना। ये ए, आप ये कुछ भी मान लो आप, ए बी सी, ये ए है, ये सी है। ठीक है, तो ये तो 45 का यहाँ 1 यूनिट होता है, यहाँ भी 1 होता है, क्योंकि हमको पता है ये 90 डिग्री अभी हमने पढ़ा था, 1 × 1 ये 1 होता है। और ये 30 है तो ये 60 पूरा होता है, तो ये पूरा हमारा √3 होता है। तो याद रखना है आपको कि इनके और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, √3 - 1। ठीक है, आपको ये 45 और ये दिया है, इनके बीच का कितना डिफरेंस है, 15 है। तो याद रखिए, आपसे ये हमेशा डिस्टेंस पूछता है, अक्सर यही डिस्टेंस पूछता है कि पहले सिर्फ यहाँ पे थी, फिर ऑब्जर्वर देखता है कि कुछ टाइम बाद क्या, ऑब्जर्वर जब मतलब जो लाइट हाउस है उसकी तरफ आते आते सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो वो क्या होता है, √3 - 1। ठीक है ना, समझ में आया? उसी तरह आप फिर दूसरा एक और देखें, ये वाला कौन सा, एक अगर आपको ये 15 दिया है, इसका जस्ट डबल यहाँ दिया हुआ है, कितना, हाँ, 30 डिग्री। 30 डिग्री में याद रखना है ये कितना होता है, ये इसको मान लो 1, 30 का 1 यहाँ कितना होता है, 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। मैंने ट्राइंगल की सारी स्पेशल ट्राइंगल की बता दी है प्रॉपर्टीज़, √3 होता है। तो अब ये देखिए 15 है, ये √3 है, तो यहाँ कितना होता है, 2 होता है। हमें से याद रखना है कितना होता है, 2 होता है। इस चीज़ को याद रखना है यहाँ पे। तो जो भी वैल्यू होगी, जो भी हाइट हमें दी होगी, उसका टू टू टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उससे उसी तरह ये क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ एच आता है कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 टाइम ऑफ एच हो जाएगा। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस 2 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए एक दो और प्रॉपर्टी है, कौन सी, आपको ये चीज़ याद रखनी है। मान लीजिए ये हाइट है, और ये मान लो कि ये थीटा एंगल है, और इसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 90 - थीटा। कॉम्प्लीमेंट में थीटा प्लस थीटा, दो इनका सम कितना है, ये है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट में 180 आ जाता है सम। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो ये याद रखिए, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो एच की जो हाइट कैसे निकलती है, x × √y। ठीक है, स्पेशल ट्राइंगल आपको बता रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा, तो डायरेक्ट आपको ये यूज़ करना है और आपका आंसर सामने होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या नहीं, मैंने क्या बताया था, अगर हाइट है ये वाली, एंगल अगर 45 है, और ये क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, √3 - 1, किसका, ये मान लो हाइट है, तो इसका क्या हो जाता है, एच टाइम। ठीक है, अब देखिए आप डायरेक्ट लगाइए, डायरेक्ट मिलेगा। आप डायग्राम बनाइए, अब ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, आप शॉर्ट मतलब चीज़ों को आप शॉर्ट करके लिखिए। ठीक है, तो शॉर्ट करके लिखेंगे उतना ही ज़्यादा। अब तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ताकि एग्ज़ाम में आए तो डायरेक्ट आप ये ट्रिक यूज़ कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी आंसर को निकाल पाएँ, कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि एच की वैल्यू दी है कितनी, लाइट हाउस हो जो कितनी है, 45 मीटर हाई है सी लेवल से, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बोला है। ठीक है, डिप्रेशन के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऑब्जर्वर दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, नीचे ये सिप है, इसको मैं सिप बना देता हूँ जहाज़, ताकि आपको लगे हाँ जहाज़ है। ठीक है, ये जहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक चल के आई है। ठीक है, तो हाँ, क्या बोला कि एज ऑब्जर्वर मतलब समुद्र तल से 45 मीटर ऊपर स्थित एक क्या है, लाइट हाउस है, कि सिर से देखने पर सीधे उसकी ओर आ रहे एक जहाज़। पहले कितना था, 30 डिग्री था, फिर वो देखता है कि कितना हो गया, 45 हो गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया हमको ये बताना है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, इसको मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ, हाईलाइटर, ये वाली डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। हाँ, एक सेकंड में इसको पेन कर लूँ। हाँ, तो मैंने बताया कि हाइट आपकी ये है, तो आप सीधा लगाइए, कितना हो जाएगा, √3 - 1, और क्या ये 45।
सॉल्व कर लीजिए इसको आप। 1 पॉइंट क्या होता है, 732 होता है, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 732। ठीक है, 732 अब इंटू कर लीजिए 45 से। इसको अप्रॉक्स कितना मान लेंगे, इसको 7 ही मान लीजिए, 7/10। तो 7 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×5 की 3, 7 × 28, 3, 31/10। तो कितना हो गया, 31.5। मतलब इससे जस्ट थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा आएगा। जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो आई होप ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है आप इंटू कर लेना, या तो इसमें से डायरेक्ट आप इंटू भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें से एक काम करो, इसमें से एक दो इसमें दे दो, दो दे दोगे तो ये 45×2 = 90 बन जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 3×2 = 6, एक बच्चा 6×2 = 12, एक 6×2 = 12। आप इंटू कर लो 9 से, एक जीरो हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप 9 से इंटू कर लो, 9×6 = 54, 4 आ गया, 9×6 = 5, ये 9×6 = 5, ये होगा 59 का, फिर 5, 9×3 = 27, 27×5 = 32। तो ये आ गया, और यहाँ पे से आप 2 के पास पॉइंट लगा दो तो कितना आ जाएगा, 32.94। तो आप अप्रॉक्सीमेटली भी कर सकते थे, आंसर आपका आंसर आ जाता। तो चलिए, ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 8 ए बैग है, जो कि किसने, 8 रेड बॉल, 4 येलो बॉल और 5 ग्रीन बॉल, 3 बॉल्स। एक पहले तो आप परम्यूटेशन जान लो। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। जैसे अरेंजमेंट, जैसे मैंने बोल दिया कि पीपल का अरेंजमेंट करो, ठीक है, लाइन का अरेंजमेंट करो, ठीक है। उसी तरह डिजिट, जो भी डिजिट है उनका अरेंजमेंट करो। पर हम कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। इसको मैं लिखता हूँ, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे हमको करना है कि फूड मेन्यू चूज़ करना है, फूड मेन्यू क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसी तरह हमें जैसे इसमें बॉल को चूज़ करना है, उसी तरह क्लॉथ को चूज़ करना है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कितना होता, क्या होता है, NCR वैसे तो NCR माइनस N-R भी लिखते हैं, ठीक है। तो NCR क्या होता है, N फैक्टोरियल में R फैक्टोरियल और N-R का फैक्टोरियल। उसी तरह NPR क्या होता है, मतलब N में से R चीज़ें पिकअप करनी है तो कितना होता है, N फैक्टोरियल/N-R फैक्टोरियल। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका परम्यूटेशन का, और ये किसका है, कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि R- और N- पर वैल्यू इक्वल होती है। तो अब इसने क्या बोला है कि इतनी बॉल दी है, येलो बॉल दी है, ग्रीन बॉल दी है, 3 बॉल्स आर पिक्ड, 3 बॉल हमें उठानी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नॉन इज़ येलो, हमें येलो नहीं होनी चाहिए। तो येलो कितनी है, 4 बॉल हैं टोटल, कितनी, 8 4 12 5 17, 17 बॉल हैं, उसमें से 4 हटा दो। तो 8 बार 8 5 13, 13 बॉल लो। और कितनी सेलेक्ट करनी है आपको, कॉम्बिनेशन लेना है। मैंने बोला सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो 13 3 ठीक है, अपॉन में टोटल में से कितनी, तो टोटल 17 बॉल है, उसमें से भी 3 ले लो। तो कितना हो जाएगा ये 13 इंटू, इसको आप सॉल्व करोगे, 13 इंटू 12 इंटू 11। 3 बार जाओ आप, जितनी बार दिया रहता है उतनी बार आप जाओ, और नीचे में 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह पूरे में 17 इंटू 16 इंटू 15 और 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कट जाएगा और बचेगा क्या, सर देखिए, और कुछ कटेगा यहाँ से, ये कितना है हमारा 12 है, तो ये कट जाएगा, 4×3 = 12 और 4×4 = 16, और क्या बचेगा, 3×5 = 15। ठीक है, तो इंटू कर लो, कितना बचा, 13 इंटू 11 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 17 से ही कट गया था, 4×3 = 12, 4×4 = 16, है ना, 4×5 बचा। तो ये कितना हो जाएगा, 3, 3 3 ये 4 और 3, और अपन में कितना हो जाएगा, 5×4 = 20, 17×34 340। तो 143/340 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, येलो बॉल ना आने की। तो 143 ये दिया है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी वाला। ठीक है, तो चलिए, आपको और समझ में आया होगा ये चीज़।
अब क्या है इसके बाद? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट कुछ नहीं है, यही है। तो चलिए आज का सेशन इतना रखते हैं। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस सेशन से। तो आपको क्या करना है इस चीज़ को, जितने भी मैंने टॉपिक को टच किया है और जो भी फॉर्मूले लिखवाए हैं, जो भी टॉपिक को डिस्कस किया है, उसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और इसको एक बार दोबारा जाके आपको रिवीजन करना है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि एसएससी मैथ टेस्ट के नाम से है, ठीक है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को दोबारा लगा सकते हो और इस फॉर्मूले को आप देख के अपने नोट्स प्रॉपर बनाना है, ठीक है। एक फॉर्मूला कॉपी बना लो अलग से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना सेहत का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ एंड एवरीथिंग। तो धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।